हेलो एवरीवन, मैं नेहा साहनी लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम 9 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के। आज हम हमारा 10th प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब क्या है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एवरीथिंग, हर गुड का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और हर पर्सन की एक प्रॉपर पोस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहां पर वो हमेशा अवेलेबल हो। यानी कि फ्योल का क्या कहना है? पीपल और मटेरियल, दो चीजें हैं, पीपल और मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम। यानी कि जब जिसकी जरूरत हो उस टाइम पे वो अपने पर्टिकुलर प्लेस पे हो। क्योंकि अगर मान लो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कशॉप है और वर्कशॉप में फॉरमैन की जरूरत है, तो उसका प्रॉपर प्लेस होगा ना कि गाड़ी ठीक होने आएगी या गाड़ी का कुछ काम है तो उस प्लेस पे वो पर्सन मिलेगा। तो यानी कि इट मीन्स फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग, देन देयर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शन इन वर्क। जब हर चीज प्रॉपर प्लेस पे होगी तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी ही नहीं वर्क में, और इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमारे आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखिए, अगर हर चीज प्रॉपर प्लेस पे होगी, एवरीथिंग एंड एवरीवन, देन सारे रिसोर्सेज का यूज प्रॉपर टाइम एफिशिएंट तरीके से होगा और कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा रिसोर्सेज को ट्रेस करने में। देखो, अगर सपोज आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाते हुए अगर आपको प्रॉपर सामान, आपकी बेल्ट, टाई, बुक्स नहीं मिलती हैं टाइम पे, तो उससे क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर हर चीज प्रॉपर प्लेस पे अवेलेबल है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वहीं डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो इनएफिशिएंट यूज होगा रिसोर्सेज का और ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम। और टाइम का भी क्या होगा? लॉस होगा। किस लिए? इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप रिसोर्सेज को सर्च करेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसका क्या है? स्मूथ एंड सिस्टमेटिक। ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज प्रॉपर ऑर्डर में होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग क्या होगी? स्मूथ और सिस्टमेटिक। और अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा। कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है 11th प्रिंसिपल, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? बराबर होना। यानी कि इस प्रिंसिपल में क्या कहा जाता है? देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स एंड नेशनैलिटी। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स और नेशनैलिटी के बेसिस पे। यानी कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का जो बिहेवियर होना चाहिए वो काइंड होना चाहिए और जस्टिस होना चाहिए हर वर्कर के साथ। ठीक है? क्योंकि अगर मैनेजमेंट पार्शियल होगा, बायस होगा एम्प्लॉयज के साथ डील करने में, तो एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे? डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है? और अपना पोटेंशियल उतना यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद आते हैं उसका एग्जाम्पल, इसके बाद आता है कि इसके पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। कि यानी कि अगर हम इक्विटी रखते हैं, सारे एम्प्लॉयज को इक्वल ट्रीट करते हैं, जितना वो वर्क कर रहा है, सिमिलर जॉब का पर्सन है, तो अगर सेम वेजेस दे रहे हैं तो इससे क्या होगा? सेटिस्फेक्शन होगा और मोटिवेशन लेवल क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयज में इंक्रीज हो जाएगा। यानी या इम्प्रूव हम वर्ड लिख सकते हैं। और अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगी और मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड एडवांटेज क्या है? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप क्या हो जाएंगे? बहुत अच्छे। और लेकिन अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो रिलेशन क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में अनहेल्दी रिलेशन हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है 12th प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। बिजनेस स्टडीज में हम एम्प्लॉयज को पर्सोनल लिखा जाता है कि यानी कि जितने भी पर्सोनल हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होने चाहिए? स्टेबल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट्स, कि प्रॉपर एफर्ट्स करने चाहिए ताकि स्टेबिलिटी आ सके और कॉन्टिन्यूटी हो टेन्योर ऑफ पर्सोनल। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सोनल्स हैं वो स्टेबल रहें और उसी जॉब को लगातार कंटिन्यू करता रहे। मतलब फ्योल का क्या कहना है कि जितने भी एम्प्लॉयज सिलेक्ट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में या जितने भी एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया गया है,
आफ्टर ड्यू एंड रिग्योरस प्रोसीजर, एक बार जब हमने उनको सिलेक्ट कर लिया तो उनकी पोजीशन पे एक मिनिमम पीरियड तक के लिए उनको वहां पर रहना चाहिए, जैसे 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कुछ होना चाहिए ताकि वो वहां पर उस पोस्ट पे रहें और अपने रिजल्ट्स को शो करें। तो और हम क्या कह सकते हैं, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का टर्नओवर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और इससे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बार बार कॉन्टिन्यूस चेंजेस करते रहेंगे एम्प्लॉयज में, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, एम्प्लॉयज जो होंगे इनसिक्योर फील करेंगे, उनको विश्वास नहीं होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी वेस्ट होगा। क्योंकि अगर किसी भी नए एम्प्लॉय को जब अपॉइंट किया जाता है तो नए एम्प्लॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन में सेटल होने के लिए टाइम लग जाता है, नए एनवायरनमेंट में, नई वर्किंग कंडीशन में टाइम लग जाता है, और उस टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अब इसके आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इससे एफिशिएंसी क्या होगी, एम्प्लॉयज की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जॉब में सिक्योर है, क्योंकि अगर स्टेबल है तो यानी कि वो सिक्योर है, तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अननेसेसरी लेबर टर्नओवर क्रिएट्स एन एटमोस्फेयर ऑफ डिसबिलीफ, यानी कि विश्वास नहीं होगा लोगों को। सेकेंड, अगर स्टेबल है तो यानी कि मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल और रेपुटेशन क्या होगी, अच्छी, और अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो जाएगी, डिक्लाइन। थर्ड पॉइंट, लेस एक्सपेंसेस ऑन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, एम्प्लॉय स्टेबल रहते हैं, तो एक्सपेंसेस कम होंगे किस पे, किसी भी पर्सन को रिक्रूट करने पे, सिलेक्ट करने में और ट्रेनिंग देने में। और अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग की। सेम अगर फॉलो करते हैं तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर नए नए पर्सन को हम अपॉइंट करते रहेंगे, स्टेबल नहीं होंगे, तो टाइम भी वेस्ट होगा इन लर्निंग न्यू जॉब में। उसके बाद हमारा 13th प्रिंसिपल आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है पहल क्षमता, यानी कि इस प्रिंसिपल में वर्कर्स को क्या कहा जाता है, वर्कर्स शुड बी एनकरेज एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम टाइम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव द प्लान। यानी कि इस प्रिंसिपल में वर्कर्स को एनकरेज किया जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो खुद से इनिशिएटिव लें, खुद से ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स बनाए और उनको फॉलो अप कराए। यानी कि फ्योल क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कि जितने भी एम्प्लॉयज पे हर लेवल पे हैं, यानी कि टॉप, मिडल और लोअर लेवल, उनको एनकरेज करता है कि वो इनिशिएटिव लें, वर्क रिलेटेड मैटर्स में अपने सजेशंस दें, सेल्फ मोटिवेट हों और ऑर्गेनाइजेशन को में आगे बढ़े और नए नए आइडियाज क्रिएट करें। तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया कि एम्प्लॉयज जो यूजफुल सजेशन देगा तो उसको रिवॉर्ड देगा, तो वही है। इसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, कि अगर इनिशिएटिव फॉलो किया जाता है, वर्कर्स को एनकरेज किया जाता है, तो उससे एडवांटेज क्या होगा, इंक्रीज इन मेंटल ग्रोथ एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज में क्या होगा, उनके दिमाग की ग्रोथ होगी, क्योंकि वो नए नए आइडिया सोचेंगे, तो मेंटल ग्रोथ होगी और उनको बिलोंगिंगनेस भी फील होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी एम्प्लॉयज में। सेकेंड, इससे कमिटमेंट जो है एम्प्लॉयज की इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता है तो लैक ऑफ इनिशिएटिव में क्रिएट एन एटमोस्फेयर ऑफ नॉन कॉपरेशन की फीलिंग आ जाएगी। उसके बाद हमारा आता है लास्ट पॉइंट, यानी कि लास्ट प्रिंसिपल हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स में क्या कहा जाता है इस प्रिंसिपल में, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट की फीलिंग एम्प्लॉयज में क्रिएट करनी चाहिए, स्पेशली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव्स बड़ी डिफिकल्टी से हम अचीव कर पाएंगे और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं और उन बहुत सारे लोगों को एक टीम की तरह काम कराएंगे, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक डायग्राम है कि अगर हमें रिजल्ट को अचीव करना है तो हमें टीम बनाना पड़ेगा। T फॉर टुगेदर, E फॉर एवरीवन, A फॉर अचीव, M फॉर मोर। कि अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम ज्यादा अचीव
कर सकते हैं। तो यानी कि आप मैनेजर शुड रिप्लेस, मैनेजर को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, आई की जगह वी करना पड़ेगा अपनी कन्वर्जेशन में। यानी कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत कर रहा है तो उस कन्वर्सेशन में मैनेजमेंट को आई की जगह वी का यूज करना पड़ेगा, ताकि टीम स्पिरिट की फीलिंग क्रिएट हो सके। तो यानी कि अगर एक डिपार्टमेंट अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है इस प्रिंसिपल के बेसिस पे, तो हर मेंबर की ड्यूटी है डिपार्टमेंट की कि टारगेट अचीव हो, टाइम पे अचीव हो। तो टीम अगर मिलके काम करेगी तो ग्रुप का गोल आसानी से अचीव हो जाएगा। उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि अगर एस्पिरिट डी कॉप्स होता है तो म्यूचुअल ट्रस्ट का एटमोस्फेयर क्रिएट होगा, और अगर एस्पिरिट डी कॉप्स नहीं होता है तो टीम स्पिरिट की फीलिंग नहीं होगी और एम्प्लॉयज कोऑपरेट एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे। अगर एस्पिरिट डी कॉप्स को फॉलो करते हैं तो ग्रुप गोल आसानी से अचीव हो जाएंगे, और अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो ग्रुप गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। और हम क्या कह सकते हैं, अगर एस्पिरिट डी कॉप्स होंगे तो कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में, और अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो अनहेल्दी रिलेशंस होंगे एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। आई होप आपको ये 14 प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे। ये सारी मैनेजरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।